नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक चेची और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल चैनल चेची एजुको। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरव्यू सीरीज में मुखातिब कराऊंगा आपको ऐसी ऐसी राजस्थान की प्रतिभाओं से जो जरूर आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए मददगार साबित होंगी। जैसा कि आपके संज्ञान में आया होगा कि आरपीएससी नई भर्ती लेकर आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लगभग 1800-1900 पोस्ट उसमें आने की बात कही गई है। तो ऐसे में ये इंटरव्यू सीरीज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि आप जिन एग्जाम्स की अब तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए इनके द्वारा बताए गए सुझाव आपके लिए एक मार्गदर्शन का जो कार्य करेंगे वह सोने पर आपके लिए सुहागा होगा। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री विषय पर एक इंटरव्यू सीरीज। केमिस्ट्री विषय पर एक नहीं दो, ये बम्पर सीरीज है, इसमें एक नहीं दो शख्सियतों से हम आपका मुखातिब करवाने जा रहे हैं। दोनों शख्स कोई और नहीं बल्कि दोनों भाई हैं, पोसवाल ब्रदर्स के नाम से, जिन्हें केमिस्ट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहचाना जाता है, हंसराज पोसवाल और कृष्ण पोसवाल। दोनों का आरपीएससी की हाल ही में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सिलेक्शन हुआ है और उन दोनों से आज हम मुखातिब करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने इस वैकेंसी के लिए क्या, उनके क्या ऐसे कारगर उपाय थे जो बिल्कुल कारगर साबित हुए और वो इसमें सिलेक्शन लेकर गए अच्छे से। तो सबके बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया मैं केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को मुखातिब कराऊंगा दो शख्सियत से। तो आज हम हमारे बीच हैं हंसराज पोसवाल और कृष्ण पोसवाल। दोनों का हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी 2020 की जो भर्ती थी उसमें सिलेक्शन हुआ है। और आपको बता दें कि इससे पहले हंसराज जी पोसवाल मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके साथ ही साथ इनका टेक्निकल एजुकेशन का जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ था और ये तीसरी बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी शख्सियतों को हम आपके बीच लेकर आए हैं, आपसे मुखातिब करवाने आए हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह और भी कुछ हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, उसका आंसर मैं पक्का दूंगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कृष्ण जी बंसल। थैंक यू सर। मैं आप लोगों से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपको भी पता है कि आरपीएससी ने नई वैकेंसी अभी जारी कर दी है। तो सबसे पहले तो आप कुछ सुझाव देंगे, क्योंकि आप दोनों का असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ, तो आखिर उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अभी एग्जाम्स के प्रति उनको सोचने से पहले। तो मैं जानना चाहूंगा अंसार जी आपसे। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि आरपीएससी में 1945 पोस्ट पे नई वैकेंसी आने की संभावना है। और जब भी नई वैकेंसी आती है तो ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में उसकी तैयारी हो जाती है, 5-6 महीने पहले से ही लगना पड़ता है। हमको सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट का सिलेबस हो या जीके का सिलेबस हो, उसको लाइन टू लाइन पूरा करना होता है। आप किसी भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं, आप बुक, मैंने जो पढ़ाई की है वो बुक वाइज नहीं की है। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बुक कंप्लीट करनी है, दूसरी बुक कंप्लीट करनी है। सिलेबस लिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। अब उसके लिए आप कहीं से भी पढ़िए, कोशिश करिए कि जो रेफरेंस बुक हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, वहाँ से पढ़िए। लेकिन यदि आपको टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी एक बुक में पूरा सिलेबस मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, एक सब्जेक्ट का मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बुक प्रेफर करिए, लेकिन हम सीमाओं में बंधे हुए हैं कि हमको सिलेबस पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बुक तो बहुत पढ़ ली और सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले हमको एक स्टेप पूरी करनी पड़ेगी। हमको जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और केवल क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है कि मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं सिलेक्शन होने के। और यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो बेशक आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, यदि 1-2 नंबर कम रह गए हैं तो उनकी भरपाई इंटरव्यू की तरफ से की जा सकती है। लेकिन अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा कम रह गए, हम कट ऑफ के बिल्कुल लेवल पे ही हैं, तो इंटरव्यू शायद वो कंप्लीट भरपाई नहीं कर सकता। तो हमको सिलेबस को लाइन टू लाइन तैयार करना है, करंट जो इशू हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार करना है। क्योंकि हम जब शुरू से पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि पहले हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम जब शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों की साथ साथ ही प्रिपरेशन चल रही होती है। तो वो जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी है, क्योंकि जब एक्सपर्ट बैठते हैं तो वो पहला क्वेश्चन क्या है उसके बेसिस पे ही इंटरव्यू अपना डिसाइड हो जाता है। तो यदि हम इंटरव्यू में प्रेजेंट हो रहे हैं, उससे पहले का स्टेप ये है कि हमको पेपर अच्छे से तैयार करना है, जीके भी अच्छे से तैयार करना है, सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार करना है। तीनों पेपर में लगभग जीके और जो दो सब्जेक्ट थे हाँ। तीनों में लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक अपने आप को एक हाँ। संबद्ध बनाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले कृष्ण जी आपसे जानना चाहूँगा, आपकी मतलब जो शैक्षणिक जो शुरुआत है कहाँ से आपने की, कैसे क्या? जी सर। सर, मैं कृष्ण पोसवाल अभी वर्तमान में श्री परशुराम मदेरणा महाविद्यालय भोपालगढ़ में पोस्टेड हूँ। मेरी जो जर्नी रही है वो मैं 12th मेरे
ब्लॉक से सापरा से किए। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज जयपुर से, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किए, और बाद में मैंने पीएचडी भी अभी सबमिशन करवा दिया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से की है। मैं मेरी जर्नी में मैं एक सिद्धांत मैंने फॉलो किया, वो मैं आपको संस्कृत की एक सूक्ति से बताना चाहता हूँ। एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। कि आपको आपके जीवन में जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका टारगेट है, वो आपको हार्ड वर्क करके ही पाना पड़ेगा। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में जो मृग है वो डायरेक्टली आप एंटर नहीं हो जाएगा, उसके लिए सिंह को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे भागना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था या ड्रीम टारगेट मान लो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बनना था। और मैंने इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इसी डायरेक्शंस में प्रयास किए। मैंने बीएससी में जब मैं महाराजा कॉलेज में स्टडी कर रहा था तब इसका मैंने टारगेट बना लिया था कि मेरे को केमिस्ट्री में ही आगे जाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना है। तो मैंने उसके बाद में एमएससी केमिस्ट्री से की, नेट जेआरएफ किया, और फिर बीएड ना करके मैंने पीएचडी को चूज किया, क्योंकि पीएचडी में हमको इस टारगेट को अचीव करने में ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि उसी लाइन में ये काम करता है। उसके बाद में मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जब रिक्रूटमेंट आया तो मैं अच्छे से, मेरी तैयारी पहले से भी थी लेकिन अच्छे से इसके लिए पूरे मनोयोग से जुट गया। और वो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क पेड टू सक्सेस, कि आप कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड पैशंस, इन सिद्धांतों को मैंने इस जर्नी के दौरान फील किया, और इसी लाइनअप को फॉलो करते हुए मैंने अच्छे से एग्जाम दी, अच्छे से फिर बाद में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पूरे डेडिकेशन के साथ, पैशंस के साथ मैंने अपनी क्षमताओं का परिचय करवाया और आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं हम आपको कि आपने ये सब कुछ किया और आज आप दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आरपीएससी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये वाली जो वैकेंसी अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये बहुत धैर्य मांगती है। ये हमेशा कहते हैं ये धैर्य मांगती है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग नए हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जर्नी में उनको किस प्रकार संयमित रहना चाहिए और उनको कौन सी किताबों ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आखिर करना क्या है, कहाँ से करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये रहता है कि हम कर तो लेंगे लेकिन कहाँ बेस्ट हो सकता है, हमारी स्मार्ट स्टडी क्या हो सकती है, किनको हमें प्रीफर करें, किनको हमें इग्नोर करें, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, इसकी एग्जाम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो 200 नंबर का थ्योरी का पेपर है, 24 नंबर का इंटरव्यू है। तो जो थ्योरी का पेपर है ना, उससे एग्जाम की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से अपन को प्रिपरेशन करनी चाहिए। अपना जो पूरा सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है, उस कंटेंट में जितने भी कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कि जितने भी नए कंसेप्ट हैं उनको आप क्लियर करो। आप वो कहीं से भी कर सकते हो। उन कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप किसी भी तरीके से, आप किसी से भी पूछ के कर सकते हो। आप कोचिंग में कर सकते हो, आप किसी से, हमसे कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको थ्योरी एग्जाम में बैठना है और अपना जो आपने याद किया है उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद में जैसे अपना कंटेंट जो होता है ना, वो कई बार मिलता नहीं है, तो मिलने के लिए आप बुक्स प्रिफर कर सकते हो या फिर आप कोचिंग प्रिफर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। हमने जो हमारी तैयारी के दौरान किया था, हमने हमारे एमएससी जेआरएफ के टाइम, नेट के टाइम जो नोट्स थे, उनसे हमने कंक्लूड किया था पूरा सिलेबस। और जो नए टॉपिक थे, नए टॉपिक के जैसे रिसर्च में भी बहुत सारे हमने, जैसे नैनो केमिस्ट्री में मेरा रिसर्च है तो मैं नैनो के टॉपिक वहाँ से कवर कर लिए थे। और बाकी जो यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट अवेलेबल हुआ, उससे मैंने अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। तो मेन बात ये कि सिलेबस से पूरा कवर होने के बाद में यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, किसी कोचिंग वाले से ले सकते हैं, और उसके बाद में आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमने जो फील किया है ना, पूरा कंटेंट सिलेबस में A to Z पूरा किया था, जिससे आप मैक्सिमम मार्जिन कवर कर सके क्वेश्चंस का। और थ्योरी में आप मैक्सिमम मार्जिन कवर करोगे ना, तो आपके इंटरव्यू में आपका एवरेज या लो भी जाता है ना, तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही थी कि अपन थ्योरी में पहले इतना मार्जिन लेके चलेंगे कि अपन को इंटरव्यू में ज्यादा नीड नहीं पड़े। हालांकि इंटरव्यू में भी हमने अच्छे लेवल से तैयारी की थी और इंटरव्यू में जितनी डिमांड थी उसके अनुसार क्वेश्चन आंसर किए थे हमने। तो इस प्रकार से हमारी जो जर्नी रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंजॉयफुल रही थी। तो मैं सभी जो नए
पार्टिसिपेंट हैं या एस्पायरेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के, उनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने ड्रीम के लिए सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन तैयार करो कि हम इस ड्रीम तक कैसे पहुँच सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर करो, कंटेंट कवर करो। उसके बाद में आप कितने मार्जिन पे जाना चाहते हो, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, तो वो लेके पूरा चलो। और नहीं समझ में आए, कोई कंसेप्ट में दिक्कत आ रही, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के जो एस्पायरेंट है वो पूछ सकते हैं। सो हंसराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट होना ज़रूरी है, या राजस्थान सरकार आपकी बार सेट भी आयोजित कराने जा रही है, और ये नए प्रतिभागियों के लिए, कई लोगों के लिए काफ़ी बाधा बनकर सामने आती है। उनका सपना होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेकिन ये चीज़ उनके सामने बाधा आती है। वो तैयारी करते हैं, बट इसका एक अलग ही अपना क्राइटेरिया होता है नेट का, कि उसमें या तो आप बार बार ही निकालोगे या फिर कुछ चूकते जाओगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति असफल हो रहे हैं, जो चाहते हैं बट नहीं कर रहे, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे किस प्रकार वो अपनी नेट की तैयारी को बेहतर बना सके, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम में बैठ सके। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। नेट ऐसा पेपर है कि हमने एक बार क्वालिफाई कर लिया है, हो सकता है बिना पढ़े भी दूसरी बार क्वालिफाई हो जाएगी। जो कि मेरा, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट किया था, मेरा सीधा JRF हुआ था, खूब पढ़ा था मैं। सेकंड टाइम जब हुआ तो मैं पढ़ के भी नहीं गया था, उससे भी बेहतर रैंक आई थी। तो वहाँ हमारी जो प्रिपरेशन है, उसी के साथ ही हमारा प्रेशर साथ साथ चल रहा होता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो प्रेशर फील करता ही है, भले ही से वो UPSC का पेपर दे रहा है, किसी का भी पेपर दे रहा है। तो हम कितने संयमित हैं पेपर देने टाइम, हमारा हाथ पे कितना कमांड है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हमने 20 क्वेश्चन किए और 10 नेगेटिव हो गए। तो मेरा तो यही मानना है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो दिमाग के साथ साथ हाथ का भी काम करना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं, क्योंकि नेट सबसे पहले हमको एलिजिबल बनना है, उसके बाद रैंक की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट रैंक लानी है, इस चक्कर में क्वेश्चन इतने कर दिए कि कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाए। तो सबसे पहले एलिजिबल बनना है। एलिजिबल बनने के लिए हमको जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है नेट के, उनको टाइम बाउंड होकर के सोल्व करना है। कि नेट का पेपर 3 घंटे में आता है, यदि हम अपना जो स्टडी पॉइंट है वहाँ बैठ के सपोज दैट कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि जब हम पेपर में बैठेंगे तो 15-20 नंबर अपने आप नीचे आ जाएंगे। क्योंकि जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हाँ यार, ये नहीं, इसका ये आंसर है, अच्छा इसमें ये कंसेप्ट है। लेकिन नेट में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। और जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन गलत क्यों है। क्योंकि यदि हमको गलत काटना आ गया तो सही अपने आप बच जाएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। हम जो पढ़ के गए हैं वो हो सकता है कि इसलिए जो आपका ऑप्शन है उसमें पूरा दिया गया हो या ना भी दिया गया हो, उसका छोटा सा कंटेंट दिया गया हो। लेकिन यदि हमको ये पता लगने लग गया है कि ये गलत है तो सही अपने आप बच जाएगा। इससे हमारे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये तैयार करना होता है, पुरानी जो कट ऑफ हमको ध्यान में रखते हुए कि क्या पॉसिबिलिटी है कट ऑफ की। उसी टाइम ये भी डिसाइड करना होता है कि पेपर का लेवल क्या है। कभी कट ऑफ 110 नंबर चली जाती है तो कभी 90 भी आ जाती है। तो पेपर का लेवल समझना जरूरी है, और ये सब हमको केवल 3 घंटे में ही करना है, जो भी हमारा टाइमिंग है पेपर का। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम पेपर देने जा रहे हैं तो हमको पॉजिटिव रहना है। बस फेलियर सबको देखने को मिलते हैं, एक सीमा रेखा है, यदि आप उसके नीचे रह गए इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप में काबिलियत नहीं है। काबिलियत तो आप में है, तभी तो सीमा रेखा के पास पहुंचे हैं। जीतना तो किसी एक को ही है, या कट ऑफ पार तो जो है मिनिमम, जो अपनी सीटें हैं वो फिक्स हैं। तो हम इसलिए भी बाहर नहीं हो रहे हैं कि हमें काबिलियत नहीं है, हम इसलिए बाहर हो गए कि सीटें लिमिटेड थी। तो हमें नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करनी है। लेकिन अपने आप को कभी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना कि मैं लाइन के बार बार नीचे जा रहा हूँ। हालांकि जो बार बार जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्या ही रहती है, क्योंकि 6 महीने साल भर में नेट का पेपर लगता है। लेकिन उस टाइम फिर हमको ये देखना है कि ऑप्शन क्या है। यदि ड्रीम हम फॉलो कर रहे हैं तो हमको स्ट्रगल झेलना ही पड़ता है। तो मेरा तो यही मानना है कि पेपर बिल्कुल अच्छे सही से बात तैयार है, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये पूछना भी चाहता था, कुछ चीज़ें आपने इसमें मेंशन भी की कि इतना बड़ा जो होता है, अपन सभी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी में चीज़ें देखी हैं कि स्ट्रगल एक बहुत बड़ा इसका
हिस्सा रहता है इस जर्नी का। स्ट्रगल हुआ, उसके साथ ही साथ फेलियर भी। अपन कितने भी ब्रिलियंट हो, फेलियर का सामना अपना जरूर होता है। शायद हमेशा इस मुकाम पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि फेलियर अपने को मजबूत जरूर बनाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो युवा लोग आते हैं उन लोगों को कुछ ऐसा बताएं, क्योंकि फेलियर को मतलब फेलियर का एहसास होता है उन्हें, एक बार के लिए लगता है कि नहीं यार अपने से नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इस टाइप से वो फीलिंग लेते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे फेलियर को आप डील कैसे करें? नहीं, देखिए, हमेशा हमको ये तो सच्चाई है कि यदि कोई व्यक्ति फेल होता है तो मन दुखी होता है। अभी मैं फेल होता तो मेरा भी दुखी होता, कोई भी व्यक्ति होगा वैसे। लेकिन हम एक तो उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाए कि बस मेरे से नहीं हो पाएगा। दूसरा ये है कि हम उस माहौल में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। दुख सबको होता है, मान सकते हैं। जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, 1 नंबर से आधे नंबर से रह गया, बहुत दुखी होता है वो। लेकिन उसको ये तो सोचे ना कि मैं कट ऑफ से 1 ही नंबर पीछे हूँ। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं कट ऑफ के पार हो जाऊं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इतनी तैयारी तो हो गई है कि वो 1 नंबर ही पीछे है केवल। जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं उनको भी वहां तक पहुंचना है और वो उस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। तो उनको तो केवल क्या करना है, वो जो सीमा रेखा उनको लांघना है। और उसके लिए केवल हम ये माने कि पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाता है, तो ये भी मेरा ये मानना है कि पूरे तरीके से ये बात सही नहीं है। एक तो हम पढ़ रहे हैं, एक हम कितना पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डेली ये टाइम टेबल बना लिया कि बस 10 घंटे पढ़ेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 5 घंटे पढ़ने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए और 12 घंटे पढ़ने वाला ना बन पाए। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, इफेक्टिवली कितना पढ़ रहे हैं हम, चीजें हमको याद कितनी रह पा रही हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव कितना रख पा रहे हैं, कोई दूसरी चीजों से हम कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सब चीजें मैटर करती है, क्योंकि जब हम 3 घंटे पेपर में बैठते हैं तो हमारा जो 6 महीने का रिजल्ट है वो उन 3 घंटों में हमको डिलीवर करना होता है। यदि आपने पहले खूब तैयारी की है, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको, लेकिन हम 3 घंटे में डिलीवर नहीं कर पा रहे, हम अपनी नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो इंटेलिजेंट तो आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो है, लेकिन इंटेलिजेंसी के साथ साथ हमको हर टाइम प्रूव करना होता है, हमको आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने के लिए पेपर भी पास करना होता है, इंटरव्यू आएगा वो भी जो हमको क्लियर करना होता है, अच्छे मार्क्स उसमें जो है ऑब्टेन करने रहते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर भी पास किया है, इंटरव्यू भी डिफेंड किया है, फिर भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो नहीं है, जिसने पेपर में फेल हो गई वो भी बराबर हो गई, जो इंटरव्यू में पीछे रह गया वो सब बराबर हो गई, यदि हम रिजल्ट वाइज देखें तो। लेकिन यदि हम एक्सपीरियंस वाइज देखें तो जिसने इंटरव्यू डिफेंड किया है वो इन सब में से आगे रहेगा। वो हमेशा कहा ही जाता है कि अगर कुछ भी ना होगा तो आपके पास तजुर्बा जरूर होगा, वो वाली बात जरूर होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। फिलहाल आप चित्तौड़गढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप गोपालगढ़ जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप और भी आगे जाए, इसी प्रकार अपना नाम रोशन करते रहें, हमें गौरवान्वित करते रहें। और भी किसी प्रकार की जरूरत हुई तो हमें आपको जरूर याद करेंगे। साथ ही हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन लोगों से बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, जैसे हम शुरू से सुनते आए हैं कि व्यक्ति ठोकर खा के ही सीखता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि किसकी ठोकर से सीखता है। यदि व्यक्ति सब कुछ अपनी ठोकर से सीखेगा तो इतनी लंबी जिंदगी नहीं है, हमें कुछ चीज़ें पड़ोसी की ठोकर से भी सीखनी होती है। तो यहाँ जो पड़ोसी शब्द होता है वो साइलेंट होता है, और जिसने पड़ोसी की ठोकर से सीखना चालू कर दिया उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा यही मानना है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो साथी हैं, आप उनसे जुड़े रहिए, पूछते रहिए, डिस्कस करते रहिए, क्योंकि आप आइसोलेट हो जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली लो हो जाएंगे। क्योंकि बातें करोगे, ठीक है आप पेपर में अच्छे स्कोर कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में उनको ये नहीं देखना होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये भी देखना होता है कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट टाइप है, कितने सामाजिक हैं, आप लोगों से डील कैसे कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए, लोगों से बातें कीजिए, पढ़िए, और मेरा तो यही मानना है कि हेल्दी रहिए। एक वैकेंसी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। बिल्कुल सही बात। जी, मैं हंसराज की बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो नए पार्टिसिपेंट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली एग्ज़ाम नहीं है। बिल्कुल आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनके कंसेप्ट हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सब्जेक्ट के, उनको आप फॉलो करो। और आप देखिए एकदम ऐसे कॉन्स्टेंटली नेचुरल वे में तैयारी करो, आपको खुद को फील होगा कि हमने सब्जेक्ट को मजा लेके पढ़ा है ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता।
और यदि आप दबाव लेके फटोगे, फिर नए स्टूडेंट में क्या होता है, दबाव होता है। तो आप दबाव को यदि फील कर लिया ना आपने, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा। मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है ना, यदि उसका आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, तो आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा। तो इस एग्जाम की तैयारी वो मजा लेके करिए आप दबाव लेके बिल्कुल भी मत करो। साथ ही साथ में टेंशन इतनी रखो कि वो पॉजिटिव वे में काम आए, वो हमें को अपन को कभी भी नेगेटिव नहीं ले जाए। तो मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और नए पार्टिसिपेंट से अपील करता हूँ जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं और फिर या कोई जीके की तैयारी कर रहा है, तो वो हमसे या हमारे भैया से जो कपिल अशोक तेती साहब हैं, इनसे आप कोई भी, ये भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तब जो भी आपका डिस्कशन है, क्वेश्चन है, वो हमसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हम अशोक जी को जो है अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी उस लाइन को पार करके आए। और देखिए इंटरनल कंपटीशन नाम की कोई बेसिकली बहुत बड़ा रोल नहीं होता। हम दोनों एक ही सब्जेक्ट से हैं, दोनों, हमको भी काफी लोग कहते थे कि तुम्हारे तो घर में ही कंपटीशन है, लेकिन हमने हमेशा हेल्दी कंपटीशन रखा है। कभी ये नहीं किया कि यार ये आगे चला जाएगा तो मैं कहाँ रह जाऊंगा। तो आपके जो भी दोस्त हैं, आप उनसे जुड़े रहिए, डिस्कस करते रहिए, दोनों को फायदा होगा उसमें। हो सकता है कि हमारी तरह आप भी दो दोस्त एक ही लाइन को जो क्रॉस करके आ जाएं। तो कभी भी नेगेटिव भावना हमको रखनी नहीं है किसी के खिलाफ। और इस जर्नी में है ना, आपका फैमिली सपोर्ट, आपके कलीग्स का सपोर्ट, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमारी जर्नी में हमारे छात्रावासियों का, डीवीएन हॉस्टल के छात्रावासियों का, हमारे सर का, जो मेरे गाइड है, लैबमेट्स का, सबका सपोर्ट रहा। और मैं इसी के साथ आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू गाइस, इसी प्रकार देखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल लगातार बढ़ता रहा है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया, सभी विषय पर मैं लाऊंगा ये सीरीज, तो बस देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू।